नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच 10वां अध्याय लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि सी टेट या और किसी भी टेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने 9 अध्याय आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। हमारी चैनल पे वह सारी वीडियो उपलब्ध है, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखें और अपना नंबर बढ़ाएं। साथ में संस्कृत विषय का भी वीडियो है, उसे भी आप देखें, क्योंकि वहीं से प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। यहाँ पर हम साम्राज्य और राज्य के बारे में जानेंगे, जो उस टाइम पे विकसित हुआ था। सबसे पहले देखते हैं अरविंद राजा बना। अरविंद नाम का एक लड़का है जो राजा बना। उसके बारे में पहले जानते हैं कि वह क्या कहना चाहता है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर दाव देते हुए रूपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? वह अरविंद सोचने लगा। इस तरह का प्रश्न इस बच्चे के मन में आया, जो एक नाटक करने जा रहा था अपने विद्यालय में। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चैप्टर जो है वो क्या क्या हमें बताती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि क्या कहता है। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो हम निश्चिंत पूर्वक लंबे अभिलेख पे टिक लगा देंगे। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में एक कविता है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया। अब देखिए, ऐसा भी प्रश्न आता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो यहाँ पर हरिसेन जी का जिक्र किया गया है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई है। अब कहाँ की गई है ये भी बता दिया गया है। इलाहाबाद में इनके जो हैं स्तंभ पर इनकी खुदाई की, अशोक के स्तंभ पर इनकी खुदाई की गई है। किसके बारे में की गई है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। आगे हम देखते हैं, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। अब देखिए, ऐसा प्रश्न आया है सी टेट में कि प्रशस्ति किसे कहते हैं, तो एक विशेष किस्म का अभिलेख, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। आगे हम देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती हैं, इसके बारे में जानते हैं। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती हैं। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। आगे कहता है योद्धा समुद्रगुप्त। अब योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, वर्छों, तलवारों, लोहों की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों
हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता हो। ऐसा प्रश्न पहले आया है और दोबारा भी आएगा। आपको वहां पर ये जो लिखी हुई है प्रशस्ति उसके बारे में दे देगा और वहां पर बोल देगा कि ये किसकी है, समुद्रगुप्त की है, चंद्रगुप्त की है, किसकी है। तो आप वहां पर समुद्रगुप्त को ही टिक लगाएंगे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 113 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। ऐसा जो मानचित्र है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बताया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। अब क्या वर्णन करते हैं तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब देखिए, कहते हैं कि मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं और इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। आगे है तीसरा। देखिए, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। अब इस बात को भी ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त के लिए कौन उपहार लाता था। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें असम के तटीय, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे और ये समुद्रगुप्त के लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे। उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चौथा कहता है कि बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे और इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता को क्या किया था? स्वीकार किया था और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसा प्रश्न आता है कि कौन से वंश का जो राजा था जिन्होंने अधीनता स्वीकार करने के बाद अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिख दिया है कि कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया था। अब आगे आपको दिखाता हूँ। 2 तरह की एक सिक्का है। ये सिक्का देखिए, ये ऐसा है। इसमें कहा गया कि वीणा बजाने वाला समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर कह रहा है कि इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका मानचित्र। जिस मानचित्र का हम अभी आपके सामने जिक्र कर रहे थे वही मानचित्र यहाँ पर दिखाया गया है। आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में अंतर क्या था? ऐसा प्रश्न होता है। लेकिन पहले मानचित्र देख लीजिए। काला बिंदु जो था वो क्या सब है? थानेसर है, मथुरा है, कन्नौज है, प्रयाग है, पाटलिपुत्र नालंदा है, आपका बल्लभी है, भरूच है, सातवाहन है, अजंता है। ये सारे जो चीज़ें हैं ना वो आपको लिखनी पड़ेगी और लिखने के बाद इसको आपको स्मरण करना होगा, याद करना होगा। एहोल है। अब आगे हम देख लेते हैं लाल बिंदु को। लाल बिंदु को भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए लाल बिंदु इधर से गई हुई इधर से जा रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से। इसको भी आप देख लीजिए। हो सके तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, काला कलर जो है वो नगर है और जो रेड कलर का दिख रहा है लाल रंग का, गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका वंशावलियाँ। क्या है? वंशावलियाँ। वंशावलियाँ में कहता है कि अधिकांश प्रशस्तियाँ
शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। और यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह कौन है? प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा और दादा। यदि आपको ऐसा प्रश्न पूछ देता है, भाई लॉजिक वाली प्रश्न है कि परपितामह किसे कहते हैं, तो बहुतों को नहीं पता होगा। परदादा को कहते हैं। और पितामह किसे कहते हैं? तो दादा को कहते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि सी-टेट में इस तरह के प्रश्न वो देता ही देता है, क्योंकि उसको भटकाना है और आपको फेल करना है। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि पिता और माता के बारे में बताती हैं। उसकी माँ कुमार देवी लिच्छवी की थी और पिता जो था वो चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे। अब माता कहाँ की थी? लिच्छवीगण की। और पिता कहाँ का था? तो चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज, ये बहुत बड़ी उपाधि होती है, महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की है। किसने? समुद्रगुप्त ने। यदि ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि महाराजाधिराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने मतलब प्राप्त की थी, तो आपको वहां पर टिक लगाना है हाँ। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। किस वंश का महत्व बढ़ता गया? इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे है आपका समुद्रगुप्त के बारे में हमें उसके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती हैं। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय किसका बेटा था? समुद्रगुप्त के बारे में हमें उसके शासकों जैसे उनके बेटे का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, जिन्होंने पश्चिम ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इनके विषय में और जानकारी अध्याय 12 में हम जानेंगे। आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, ये हर्षचरित जो है वो एक बुक है। उसके बारे में प्रश्न आ सकता है कि हर्षचरित किसने लिखी है? तो हर्षवर्धन ने लिखी है। ऐसा आप लोग वहां पर टिक लगाएंगे। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वाणभट्ट, अब ये देख लीजिए, वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। किसके थे? हर्षवर्धन के। वाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी, जिसका नाम है हर्षचरितम। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने लिखी है? वाणभट्ट ने लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में लिखी है। किसके लिए लिखी? हर्षवर्धन के लिए। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री xuanzang, जिसके बारे में हमने अध्याय 10 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा है। कौन रहा है? इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। तो xuanzang, उन्होंने वहां जा कुछ देखा और उसका विस्तृत विवरण भी दिया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे है आपका हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। कहाँ के राजा बने? तो थानेसर के। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। उनके बहनोई कहाँ के शासक थे? तो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपनी अधीन कर लिया और बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया? तो हर्ष ने। मगध तथा बंगाल को जीत करके उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी
उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य वंश नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। किसने रोका? हर्ष को। तो पुलकेशिन द्वितीय कौन सी वंश का था? तो चालुक्य वंश का था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे है आपका पल्लव और चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इसको भी थोड़ा हम देख ही लेते हैं। ये कहता है कि इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कौन कौन? पल्लव और चालुक्य। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर के कावेरी नदी के हिल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच किसका राज्य था? तो चालुक्यों का था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऐहोल एक व्यापारिक केंद्र भी था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो कि समृद्ध शहर थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। अब ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि पुलकेशिन का दरबारी कवि कौन था? तो रविकीर्ति। ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। पुलकेशिन द्वितीय को यह राज्य किससे मिला था? तो अपने चाचा से। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे कहता है कि रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए और इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष को भी रोका। किसने? रविकीर्ति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पुलकेशिन जो था उसने हर्ष को भी आगे जा करके रोका। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनका दरबारी कवि कौन था? तो रविकीर्ति था। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहे। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। इसके बारे में हम कक्षा 7 में जानेंगे। अब किसने पराजय किया? देख लीजिए। चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे हम जो है पढ़ेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, इसके बारे में अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।